नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने गुप्तोत्तर काल के इतिहास पर प्रकाश डाला था। गुप्तोत्तर काल के बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल। देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। पूर्व मध्यकाल अर्थात राजपूत काल 750 ईस्वी से लेकर लगभग 1200 ईस्वी का ये इतिहास है। तो लगभग 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच का जो काल है, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को हम क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। और चूँकि इस काल के जो भी शासक हुए उन्हें राजपूत कहा गया, इसलिए इस काल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। अब पूर्व मध्यकाल में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस काल की पहली महत्वपूर्ण घटना त्रिपक्षीय संघर्ष पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक देखें, लगभग पीछे के 1000 वर्ष तक, तो पिछले 1000 वर्ष में भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र रहा है। यहीं से शासन का संचालन होता था। तो पाटलिपुत्र की महत्ता थी। जो पाटलिपुत्र से शासन करता था वही भारत का प्रमुख राजा माना जाता था। लेकिन 600 ईस्वी के बाद अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। जो स्थान पाटलिपुत्र का होता था, अब वो स्थान किसे मिला? कन्नौज को। और कन्नौज की महत्ता का जनक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन कन्नौज को राजधानी बनाया और इसके राजनीतिक बहुत महत्व को बढ़ा दिया। यानी अब ये माना जाने लगा कि कन्नौज का जो शासक होगा वो उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाएगा। तो कन्नौज महत्वपूर्ण हो गया। अब हर्ष की मृत्यु के बाद अगर आप देखें तो लगभग 150 वर्षों तक कन्नौज में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। शासक तो हुए लेकिन उनमें कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो कन्नौज के महत्व को बनाए रख सके। एक तरह से अगर आप देखें तो कन्नौज में राजनीतिक शून्यता बन गई थी। तो यहाँ राजनीतिक शून्यता थी। अब इसी राजनीतिक शून्यता का लाभ लेने के लिए आप देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के अंत से कुछ राजवंशों ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। ये राजवंश कौन थे? आप देखेंगे कि इनमें बंगाल और बिहार से शासन करने वाले पाल वंश के शासक थे। फिर मालवा, गुजरात और राजस्थान से शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। और तीसरे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में शासन करने वाले राष्ट्रकूट थे। तो ये देखिए 3 राजवंश हैं। और इन 3 राजवंश के शासकों ने जो कन्नौज में राजनीतिक शून्यता विद्यमान थी, इसका लाभ लेने के लिए ये कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। और इस प्रयत्न में इनमें संघर्ष शुरू हो गया। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन 3 राजवंशों के बीच में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच में हुए? याद रखिए कि पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश भाग नहीं लिया? तो देखिए इन 3 के अतिरिक्त जो भी विकल्प में चौथा नाम आए तो उसे आप जो है
उत्तर दे सकते हैं कि इसने भाग नहीं लिया। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसके पीछे कारण क्या था। अगर हम कारण देखते हैं तो कन्नौज के राजनीतिक एवं आर्थिक महत्ता। ठीक है। तो कन्नौज का जो राजनीतिक और आर्थिक महत्ता थी, इसके कारण ये तीन राजवंशों ने संघर्ष प्रारंभ किया। तीनों चाहते थे कि यहाँ अधिकार हो। राजनीतिक दृष्टि से कन्नौज महत्वपूर्ण था और आर्थिक दृष्टि से भी देखिए तो कन्नौज का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र था, गंगा घाटी का क्षेत्र था और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण था। तो राजनीतिक और आर्थिक महत्ता के कारण कन्नौज पर अधिकार करने की इन तीन राजवंशों ने पहल की। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था। अब प्रश्न आता है किसने शुरुआत की, पहल किसके द्वारा हुआ। तो सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज पर अधिकार करने की पहल की शुरुआत की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया, उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। अब सफलता किसे मिली, तो अंतिम रूप से सफलता भी गुर्जर प्रतिहार वंश को मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ही कन्नौज पर अधिकार करने में सफल हुए। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और कन्नौज से फिर उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया, संचालित करना शुरू किया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ, क्यों हुआ, किसने शुरू किया और कौन सफल रहा, ये बिंदु हमने आपको समझा दिए, आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है। अब इसके आगे अब इन तीन राजवंशों का परिचय अगर देखें, इन तीन राजवंशों ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया उनके बारे में अगर देखें तो एक एक राजवंश का परिचय आपको बताते हैं। पाल वंश, आप देखेंगे कि लगभग 750 से लेकर के और 1161 ईस्वी तक ये पाल वंश का शासन रहा। पाल वंश का उदय बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ। पालों का उदय पूर्वी भारत में, याद रखिएगा किस क्षेत्र में पाल वंश का उदय हुआ था, प्रश्न ये भी आएगा। तो बंगाल बिहार में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। यद्यपि ये किसी राजवंश से संबद्ध नहीं था, लेकिन फिर इसने पाल वंश की स्थापना की। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अनेकों बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। गोपाल के बाद इसका पुत्र धर्मपाल शासक हुआ, जो इस वंश का पहला शक्तिशाली राजा हुआ। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये उपाधि भी दर्शाती कि ये एक शक्तिशाली शासक था। संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी भी इसे कहा जाता था। अब आप देखेंगे कि पाल वंश का ये पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था, उत्तर होगा धर्मपाल। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर देखा जाए तो सबसे पहले धर्मपाल का संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों से हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और बाद में नागभट्ट द्वितीय, इन दोनों से धर्मपाल का संघर्ष हुआ था। पहले वत्सराज से हुआ और उसके बाद नागभट्ट द्वितीय से हुआ और फिर आप देखेंगे कि इन दोनों से धर्मपाल पराजित हुआ था। राष्ट्रकूटों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से इसका संघर्ष हुआ था और राष्ट्रकूट ध्रुव उत्तर भारत आने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक था और इसने उत्तर भारत में आकर के वत्सराज को भी पराजित किया था और आगे बढ़ कर के धर्मपाल को भी पराजित किया था। तो धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों से पराजित अवश्य हुआ था, लेकिन
कन्नौज पर इसका दबदबा बना रहा। कन्नौज का शासक चक्रायुध इसका आश्रित और अधीन था। फिर धर्मपाल को अगर देखें तो धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी ने विक्रमशिला में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया, सोमपुर में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। ठीक है, तो विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार का निर्माता धर्मपाल है। दोनों बिहार प्रांत में स्थित हैं और विक्रमशिला बौद्ध विहार ही आगे चल करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल है। ठीक है, तो ये इस वंश का पहला शक्तिशाली राजा था। इसके बाद इसका पुत्र देवपाल शासक हुआ। ये इस वंश का सबसे महान शासक था देवपाल। इसके समय में भी त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा और त्रिपक्षीय संघर्ष में देवपाल ने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था, जबकि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली राजा था और उसको देवपाल ने पराजित किया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष इसके काल में भी चलता रहा। फिर आप देखेंगे कि देवपाल के समय में ही जावा के शैलेंद्र वंश के राजा बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल इसके दरबार में भेजा था। ठीक है, तो देवपाल के दरबार में किस देश का दूत मंडल आया था? जावा का। किसने भेजा था? जावा के शैलेंद्र वंश के राजा बलपुत्र देव ने ये दूत मंडल भेजा था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? वास्तव में इसका उद्देश्य यह था कि नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के एक विशेष विद्यालय के खर्च हेतु मगध के 5 गांव का अनुदान की व्यवस्था करना। यानी ये दूत मंडल जो है ये आग्रह करने के लिए आया था कि आप मगध का 5 गांव जो है नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दे दें, जिससे कि जावा के विद्यार्थियों के लिए कुछ खर्च की व्यवस्था हो जाए। और देवपाल ने ये अनुदान प्रदान कर दिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान में रखना है। देवपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने भी अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, ये सारे कार्य इसने भी किया था। अब देवपाल के बाद अगर देखें तो इस वंश में अगला शासक नारायणपाल रहा। अब नारायणपाल धर्मपाल और देवपाल की तुलना में कमज़ोर शासक साबित हुआ और इसके समय में गुर्जर प्रतिहारों ने इसके राज्य पर आक्रमण किया, इसे पराजित करके इसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूटों ने भी इसके राज्य पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। तो ये गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों से इसे पराजित होना पड़ा था। नारायणपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध होते हुए भी इसने अपने राज्य में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। बौद्ध होते हुए भी शिव मंदिर किसने बनवाया? नारायणपाल। अब नारायणपाल की मृत्यु के बाद लगभग 80 वर्षों तक पालों का अंधकार युग रहा। कोई महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, कमज़ोर हो गया पाल राज्य। लेकिन नारायणपाल के बाद इस वंश में फिर 80 साल बाद महीपाल नामक शासक हुआ। इसने पालों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया और चूंकि महीपाल पालों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, इसीलिए इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इनमें से कौन था? तो उत्तर देंगे महीपाल था। ठीक है, तो इसके समय में पाल शक्ति पुनः स्थापित हुई। फिर इसी वंश में रामपाल शासक हुआ। ये भी एक शक्तिशाली राजा हुआ। इसी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान संध्याकर नंदी रहते थे, जिन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस रामचरित नामक ग्रंथ में
प्रत्येक श्लोक के दो अर्थ हैं, एक भगवान राम के लिए और दूसरे राजा रामपाल के लिए। तो ये एक अद्भुत ग्रंथ संध्याकर नंदी ने रचा था, रामचरित। किसके दरबार में रहते थे संध्याकर नंदी? राजा रामपाल के दरबार में। फिर रामपाल के बाद देखें कि इस वंश में कमजोर राजाओं का युग आ गया और फिर कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। इस वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। 1161 में इसकी मृत्यु के साथ ही पाल वंश समाप्त हो गया। तो ये पाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हमने बताया। अब देखिए पाल वंश के बारे में एक चीज़ और देखें कि ये वंश लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इसकी राजधानी का पता नहीं चलता कि पाल वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। यद्यपि कुछ विद्वानों ने मुद्दगिरी को, जो वर्तमान में बिहार में मुंगेर है, तो कुछ विद्वान संभावना व्यक्त करते हैं संभवतः मुद्दगिर पालों की राजधानी रही होगी, लेकिन कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो पालों के समय में ही आप देखेंगे कि जीमूतवाहन नामक विद्वान हुआ था जिसने दाय भाग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो दाय भाग हिंदू धर्म का विधि ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ है, और इसकी रचना जीमूतवाहन ने की थी और जीमूतवाहन पालों के ही समय में थे। ठीक है, तो ये साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। शैक्षणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों की देन है और पाल शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर सका ये। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र में किसकी देन है? पालों की देन है। धर्मपाल ने स्थापित किया था, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध विद्वान अतिश दीपांकर श्री ज्ञान हुए। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और सबसे बड़े विद्वान हुए। इन्होंने जावा की यात्रा की, इन्होंने तिब्बत की यात्रा की, अंततः तिब्बत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आप देखेंगे कि कला के क्षेत्र में भी पाल काल महत्वपूर्ण रहा और धीमान और विटपाल ये इस युग के, पालों के समय के महान कलाकार हुए। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, सभी कलाओं में पारंगत थे ये। फिर आप देखेंगे कि पालकालीन मूर्ति कला का सबसे प्रमुख केंद्र कुरकीहार था। ये बिहार में गया के निकट कुरकीहार नामक स्थान है। यहाँ से पालों के समय के अनेक कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो कांस्य मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र कुरकीहार था। सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला राजवंश भी पाल वंश था। ठीक है, तो वो अंतिम राजवंश कौन था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो उत्तर होगा पाल वंश। ठीक है, तो ये हमने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले एक राजवंश के बारे में चर्चा की और वो राजवंश था पाल वंश। अब हेडिंग डाल दे दूसरा राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला दूसरा राजवंश तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में अगर देखें तो पहली चीज तो यह है कि समकालीन ग्रंथों में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति यज्ञ से मानी गई है। ठीक है, कि 4 राजपूत थे जिनकी उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। वो थे गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। तो इन 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति यज्ञ से मानी गई है।
समकालीन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहार अपने आप को रघुकुल वंशी क्षत्रिय मानते हैं कि हमारा संबंध रघुकुल से है। हाँ, तो जिस वंश में राम लक्ष्मण हुए वही रघुकुल है, तो ये अपने आप को रघुकुल वंशी क्षत्रिय मानते हैं। ठीक। अब गुर्जर प्रतिहारों के आदि पूर्वज का नाम हरिश्चंद्र था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पूर्वज कौन था? तो उत्तर होगा हरिश्चंद्र। ठीक। अब गुर्जर प्रतिहारों की अनेक शाखाएं शासन करती थी, लेकिन एक ही शाखा महत्वपूर्ण हुई और वो थे मालवा के गुर्जर प्रतिहार। तो सबसे पहले हम मालवा के गुर्जर प्रतिहारों को देखते हैं। मालवा का गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। अब मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक नागभट्ट प्रथम था। ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसी को मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना गया है कि मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या उत्तर देंगे? नागभट्ट प्रथम। इसी ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ से शासन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सत्ता का विस्तार होता गया। मालवा के साथ साथ राजस्थान, गुजरात तक गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता स्थापित हुई। नागभट्ट प्रथम का अपने समकालीन राष्ट्रकूट शासक दंत दुर्ग से संघर्ष हुआ। संभवतः दंत दुर्ग से ये युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। अब नागभट्ट प्रथम के बाद इस वंश का जो पहला महत्वपूर्ण राजा देखें तो वो वत्सराज हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? वत्सराज। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला ये प्रथम शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल करने वाला शासक भी यही था और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला गुर्जर प्रतिहार शासक भी यही था। अब वत्सराज ने ही सर्वप्रथम कन्नौज पर आक्रमण किया था और कन्नौज के शासक कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया। इंद्रायुध। तो वत्सराज ने सर्वप्रथम कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक इंद्रायुध को पराजित किया था। फिर आप देखेंगे कि जब इसने इंद्रायुध को पराजित किया तो पाल शासक धर्मपाल ने इसे चुनौती दी, तो आगे बढ़ कर के इसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव उत्तर भारत आ गया और ध्रुव ने पहले वत्सराज को पराजित किया और वत्सराज फिर कन्नौज पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ, इसे भागना पड़ा, भागकर अपने राज्य पहुंच गया और आगे बढ़ कर के ध्रुव ने धर्मपाल को भी पराजित किया। लेकिन दक्षिण में कुछ अव्यवस्था फैलने के कारण ध्रुव को वापस जाना पड़ा। फिर आप आगे वत्सराज की मृत्यु हो जाती है, इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक हुआ। अब जब नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ तो इसने भी कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। नागभट्ट द्वितीय ने भी कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक चक्रायुध को, इस समय चक्रायुध शासक था, चक्रायुध को पराजित कर दिया। जब इसने चक्रायुध को पराजित कर दिया तो इसी समय पाल शासक धर्मपाल ने भी इसे चुनौती दी, तो इसने आगे बढ़ कर के धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट अभिलेख से पता चलता है कि धर्मपाल और चक्रायुध दोनों जब इससे पराजित हो गए तो इन दोनों ने नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को आमंत्रित कर दिया। तो गोविंद तृतीय कौन है? राष्ट्रकूट शासक। इन दोनों ने पराजित होने के बाद नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया। गोविंद तृतीय उत्तर भारत आया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया और कन्नौज पर
अधिकार नहीं करने दिया और फिर गोविंद तृतीय वापस चला गया। कन्नौज का पुनः शासक चक्रायुध हो गया, धर्मपाल का यह आश्रित था। अब आगे चल करके कुछ दिनों बाद धर्मपाल की मृत्यु हो गई। गोविंद तृतीय अपने दक्षिण भारत की राजनीति में व्यस्त था। इसका लाभ उठा करके नागभट्ट द्वितीय दोबारा कन्नौज पर आक्रमण किया और जब इसने दोबारा कन्नौज पर आक्रमण किया तो इसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इस तरह नागभट्ट द्वितीय पहला गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद इसने उज्जैनी के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और इस तरह से नागभट्ट द्वितीय कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बन गया। तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। अब उज्जैनी के स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और यहीं से उत्तर प्रदेश, मालवा, गुजरात, राजस्थान इन सारे क्षेत्रों का शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के बाद इस वंश का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक हुआ। तो गुर्जर प्रतिहारों में सबसे महान शासक कौन था? तो उत्तर होगा मिहिर भोज था। ये इस वंश का सबसे महान शासक था। मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? मिहिर भोज का ही अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख से ही हमें मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब इस अभिलेख के अनुसार आप देखेंगे कि इसे शक्तिशाली शासक बताया गया है, अनेक क्षेत्रों का विजेता बताया गया है। इसका गुर्जर प्रतिहारों में सबसे बड़ा साम्राज्य इसका था। उत्तर में पंजाब से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में बिहार से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक इसका साम्राज्य था। तो इस वंश का सबसे महान राजा। अब ग्वालियर प्रशस्त में उल्लेख मिलता है कि मिहिर भोज स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सा राजा था इस काल में जिसने स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया? तो वो मिहिर भोज था। ठीक है, तो इसने अपने आप को विष्णु का अवतार घोषित किया। ठीक, इतना ही नहीं, इसने वाराह की उपाधि धारण की। वाराह यानी विष्णु के किस अवतार की उपाधि धारण की? वाराह अवतार की। तो वाराह के रूप में पृथ्वी की रक्षा करना यह अपना दायित्व समझता था, इसलिए वाराह की उपाधि धारण की। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए इसका सबसे पहले पाल शासक देवपाल के साथ युद्ध हुआ और देवपाल से ये युद्ध में पराजित हुआ, लेकिन कन्नौज पर इसका अधिकार बना रहा। इसी तरह इसका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से युद्ध हुआ, नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में मिहिर भोज पराजित हुआ, लेकिन मालवा पर इसका अधिकार बना रहा। मिहिर भोज के समय में ही 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा की थी। तो सुलेमान जो एक अरब यात्री था, किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज। अब सुलेमान के बारे में अगर देखें तो सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में लिखा है कि इसके पास सबसे बड़ी सेना है, इसका राज्य चोरी डकैती से मुक्त है और सोने चांदी के अत्यधिक खाने हैं, ये इस्लाम का शत्रु है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुलेमान ने किस भारतीय राजा को इस्लाम का शत्रु बताया है? तो उत्तर देंगे कि मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु बताया है। प्रश्न आ चुका है, पॉइंट नोट कर लेंगे। तो ये इस वंश का सबसे महान राजा हुआ। फिर इसके बाद आप देखेंगे
कि इसका पुत्र महेंद्र पाल शासक हुआ। यह मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्र पाल। ठीक है, अब महेंद्र पाल के बारे में देखें तो यह भी अपने पिता की भांति एक शक्तिशाली राजा था। इसने पाल शासक नारायण पाल को पराजित कर मगध के कुछ क्षेत्रों की विजय की थी। फिर अब देखेंगे कि इसी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्र पाल। तो इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। ये इसके राजकवि भी थे, दरबारी विद्वान थे, इसके गुरु भी थे। राजशेखर प्राकृत भाषा में कर्पूर मंजरी नामक नाटक लिखा और संस्कृत भाषा में काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। तो राजशेखर की प्रमुख रचनाओं में ये हैं प्राकृत में कर्पूर मंजरी, संस्कृत में काव्य मीमांसा। राजशेखर ने महेंद्र पाल को निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र कहा है। निर्भय नरेंद्र, ये इसकी उपाधियां हैं, राजशेखर द्वारा दी गई उपाधि है। तो ये भी एक शक्तिशाली राजा था। फिर महेंद्र पाल के बाद इसका पुत्र महीपाल शासक हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश में भी महीपाल नाम का राजा हुआ। राजशेखर ने महीपाल को रघुवंश मुक्तामणि की उपाधि दी है। तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि रघुवंश मुक्तामणि की थी? वो महीपाल की थी। ठीक है, महीपाल के समय से ही गुर्जर प्रतिहारों के पतन की शुरुआत हुई। तो किसके शासनकाल से गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन की शुरुआत होती है? वो महीपाल के समय में। राष्ट्रकूटों ने इसे पराजित करके इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहीं से गुर्जर प्रतिहार राज्य का विघटन प्रारंभ होता है। महीपाल के समय में ही 916 ईस्वी में बगदाद का एक यात्री अल-मसूदी भारत की यात्रा की थी। तो इसी के समय में बगदाद का एक यात्री अल-मसूदी जो है वो 916 ईस्वी में भारत की यात्रा की। अब महीपाल के बाद इसी वंश में राज्यपाल शासक हुआ, काफ़ी बाद में हुआ ये। राज्यपाल के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि 1018-19 ईस्वी में इसी के समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो जिस समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय कन्नौज का शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल। और ये बिना युद्ध किए ही अपनी राजधानी से भाग गया था और महमूद गजनवी मनमानी ढंग से कन्नौज की लूटपाट की थी। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। लगभग 1050 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश था। इसमें मालवा के गुर्जर प्रतिहार और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में देखा। इस वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज, उसका ग्वालियर प्रशस्त ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके समय सुलेमान आया। राजशेखर इस युग के सबसे प्रमुख विद्वान हैं। उनकी रचनाएं किसके दरबार में रहते थे ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दूसरे राजवंश के बारे में चर्चा की। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला तीसरा राजवंश राष्ट्रकूट थे। तो हेडिंग डाल दे राष्ट्रकूट वंश। अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में अगर देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला यह तीसरा राजवंश था। अब राष्ट्रकूट कौन थे? देखिए, राष्ट्रकूट उस भौगोलिक इकाई के शासक थे जिसे राष्ट्र कहा जाता था। तो राष्ट्र महाराष्ट्र क्षेत्र में एक भौगोलिक इकाई का नाम था
और उस क्षेत्र के चूंकि ये शासक होते थे इसीलिए इन्हें राष्ट्रकूट कहा गया। राष्ट्रकूट वंश के स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक दंत दुर्ग था। तो राष्ट्रकूट वंश के स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक कौन था? दंत दुर्ग। इसने 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। तो दंत दुर्ग 753 में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। ठीक है। अब दंत दुर्ग के बाद अगर देखा जाए तो इसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक हुआ। कृष्ण प्रथम भी चालुक्यों की बची हुई शक्ति को समाप्त कर दिया। यह भी शक्तिशाली राजा था। कृष्ण प्रथम की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण। प्रश्न ये पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उत्तर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ये पर्वतों को काटकर बनाए गए मंदिरों में सबसे विशाल और कलापूर्ण मंदिर है। सामान्यतः मंदिरों का मुख्य द्वार पूरब में होता है, लेकिन इसका मुख्य द्वार पश्चिम में स्थित है। तो ये इसकी विशेषता है। राष्ट्रकूट वंश का पहला शक्तिशाली शासक ध्रुव था। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? वो ध्रुव था। ठीक है। अब ध्रुव उत्तर भारत आने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक था। उत्तर में आकर के सबसे पहले इसने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था और इसके बाद इसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। तो ये उत्तर में आकर के उत्तर की दो शक्तियों को पराजित किया। फिर गोविंद तृतीय शासक हुआ। गोविंद तृतीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कौन होता है? गोविंद तृतीय। इसने दक्षिण के अनेक राज्यों को पराजित किया, उसे उन्हें अपने अधीन किया। इसने कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की थी? तो गोविंद तृतीय। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भी भाग लिया था और ये उत्तर में आकर के राष्ट्रकूट शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। तो गोविंद तृतीय भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और उत्तर में आकर के नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय के बाद इसका पुत्र अमोघवर्ष प्रथम शासक हुआ। ठीक है। यह भी अपने पिता की भांति महान शासक हुआ था। इसका जन्म एक सैनिक शिविर में हुआ था। सैन्य शिविर में इसने जन्म लिया था 800 ईस्वी में। ठीक है। अब इसने नृपतुंग की उपाधि धारण की। प्रारंभ में तो ये देवी का भक्त था, लेकिन बाद में आचार्य जिनसेन से प्रभावित होकर ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया। तो आचार्य जिनसेन इसके गुरु थे। इसके दरबार में एक और जैन आचार्य महावीराचार्य रहते थे। अमोघवर्ष प्रथम ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और पाल शासक नारायण पाल को पराजित किया था। ये जीवन के अंतिम वर्षों में जैन सन्यासी बन गया था। राजपाट त्याग करके जैन सन्यासी बन गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जो जैन भिक्षु या जैन सन्यासी बन गया? तो वह अमोघवर्ष प्रथम था। ये एक कवि भी था और कवि के रूप में इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये अमोघवर्ष प्रथम की रचनाएं हैं, कविराज मार्ग और
प्रश्नोत्तर मालिका कन्नड़ भाषा में है, इनको ध्यान में रखिए। तो ये भी एक शक्तिशाली राजा था। फिर आप देखेंगे कि अमोघ वर्ष प्रथम की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कृष्ण द्वितीय शासक हुआ। तो अगला शासक कृष्ण द्वितीय था। ये भी अपने पिता की भांति एक शक्तिशाली राजा हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष इसके समय में भी चलता रहा। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसके बाद इस वंश में अनेक राजा हुए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सके। इस वंश का अंतिम शासक कर्क था। ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। 973 ईस्वी में चालुक्य वंशी तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर दिया और तैलब द्वितीय ने कर्क को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरह से 973 में राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया और इनके खंडहर पर पुनः चालुक्य आ गए, जिन्होंने कल्याणी को राजधानी बनाकर शासन किए, इसीलिए वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो इस तरह से हमने आपको बताया त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ठीक है, और कारण क्या थे, किसने पहल की, सफलता किसे मिली, और फिर इन तीनों राजवंशों का हमने परिचय भी दिया। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार सफल रहे और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास तक आप देखेंगे कि इन्होंने कन्नौज को केंद्र बनाकर उत्तर भारत में शासन किया। लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास से इनका पतन शुरू हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि इनके साम्राज्य के खंडहर पर अनेक राज्यों का उदय हुआ और फिर इस काल को साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग कहा जाता है। तो साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग लगभग 1000 से 1200 ईस्वी तक। तो जो 1000 से 1200 ईस्वी के बीच का इतिहास है, इसे इस नाम से जाना जाता है। राजपूत काल है, लेकिन इस काल को साम्राज्य के लिए संघर्ष युग कहा जाता है। देखिए, इस समय तक अगर आप देखें तो 1000 ईस्वी के आसपास गुर्जर प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप देश का अत्यधिक विशृंखलन शुरू हुआ, विखंडन शुरू हुआ। आप देखेंगे कि इस गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के खंडहर पर ही अनेक राज्यों का उदय होगा और वो भी ऐसे समय में उदय हुआ, ये विखंडन हुआ जब महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों का भारत पर आक्रमण हो रहा था। तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक दुखद पूर्ण काल रहा कि एक तरफ देश का विखंडन, केंद्रीय शक्ति का ह्रास और दूसरी तरफ आप देखेंगे विदेशी आक्रमण। अब इस काल में अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उन्हीं के साम्राज्य पर 6 प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ। वो शक्तियां कौन थी? उनमें आप देखेंगे कि मालवा के गुर्जर प्रतिहार वो परमार वंश था। अब इनके पतन के बाद मालवा क्षेत्र में परमार वंश का उदय हो गया। गुजरात में अगर आप देखें तो चालुक्य वंश का उदय हो गया। फिर आप बुंदेलखंड में देख लीजिए, बुंदेलखंड में चंदेल वंश का उदय हो गया। राजस्थान में आप देख लें तो चौहान वंश का उदय हुआ। मालवा के एक हिस्से में, मालवा के एक क्षेत्र में देखें तो कलचुर वंश का उदय हो गया। और फिर गंगा घाटी में यानी काशी से कन्नौज तक अगर देखें तो काशी कन्नौज क्षेत्र में आप देखेंगे कि गाहड़वाल वंश का उदय हो गया। ये देख लीजिए। तो एक साम्राज्य का पतन हुआ और उसी साम्राज्य के खंडहर पर
ये 6 प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ। अभी इस काल की प्रमुख राजनीतिक विशेषता अगर देखें कि इस काल की प्रमुख राजनीतिक विशेषता क्या थी, तो वास्तव में ये जो वंश हैं राजपूत वंश, तो इन वंश के राजाओं ने अपने अपने राज्य को साम्राज्य का रूप देने के लिए निरंतर आपस में संघर्ष करते रहे। राजपूत राज्यों में आपस में जो संघर्ष चला, यही इस काल की प्रमुख राजनीतिक विशेषता है, यही राजनीतिक प्रवृत्ति है इस काल की। और चूंकि इस काल के राजा अपने अपने राज्य को साम्राज्य का रूप देना चाहते थे, इसके लिए संघर्ष किए, इसलिए इस काल का नाम क्या पड़ गया? साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग। अब इस काल के राजवंशों के बारे में अगर देखें तो एक एक राजवंश के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम मालवा के परमार वंश के बारे में बताते हैं। देखिए, मालवा के जो परमार हुए, तो मालवा के परमारों की उत्पत्ति भी यज्ञ से बताई गई और इनके आदि पूर्वज का नाम परमार था। इनकी भी कई शाखाएं थी, लेकिन इनमें उज्जैनी से शासन करने वाले परमार ही महत्वपूर्ण हुए। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। तो उज्जैनी को जो लोग राजधानी बना के शासन करते थे, वही परमार महत्वपूर्ण होते हैं। अब उज्जैनी या मालवा के परमार वंश का प्रथम शासक उपेंद्र राज और कृष्णराज था। ये परमार वंश का संस्थापक था, मालवा के परमार वंश का उपेंद्र राज या कृष्णराज। ये सामंत था, यानी प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था, सामंत रूप में ही शासन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश में जो एक राजा सियक द्वितीय हुआ, जिसे हर्ष द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये इस वंश का पहला स्वतंत्र राजा हुआ। तो परमारों का पहला स्वतंत्र राजा कौन हुआ था? सियक द्वितीय या हर्ष द्वितीय। इसने गुर्जर प्रतिहार वंश से अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। अब इसके बाद इसका पुत्र मुंज राज शासक बना और ये परमार वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा होता है मुंजराज। ठीक है, इसी के समय से परमारों की शक्ति का उत्कर्ष होता है। तो परमारों की शक्ति का उत्कर्ष किसके काल से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर होगा मुंजराज। इसका काल राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इसने एक बड़े राज्य का निर्माण किया। मुंजराज का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो चालुक्य शासक तैलप द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था। और इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि मुंजराज और तैलप के बीच में कुल 7 युद्ध हुए और पहले 6 युद्ध में मुंजराज विजयी हुआ, तैलप द्वितीय पराजित, लेकिन 7वें युद्ध में मुंजराज पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया और मुंजराज की हत्या कर दी गई। तो ये तैलप द्वितीय के साथ हुए युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं। मुंजराज स्वयं विद्वान और विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था और इसी कारण इसे कवि मित्र की उपाधि प्राप्त थी। तो किस राजा को कवि मित्र की उपाधि दी जाती है? तो मुंजराज की उपाधि क्या थी? वो कवि मित्र थी, कवियों का मित्र। यह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था। मुंजराज के जो राजकवि थे, तो राजकवि अगर देखें तो राजकवि कौन थे? पद्मगुप्त। पद्मगुप्त, इनका दूसरा नाम परिमल गुप्त भी मिलता है। ठीक, तो ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में कि मुंजराज का राजकवि कौन था? तो उत्तर क्या है? पद्मगुप्त या परिमल गुप्त थे। और पद्मगुप्त की जो रचना है वो है नवसाहसांक चरित। तो नवसाहसांक चरित नामक ग्रंथ पद्मगुप्त ने लिखा है। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख विद्वान इसके दरबार में रहते थे। अन्य विद्वानों में, मुंजराज के दरबार में अन्य विद्वानों में अगर देखा जाए तो धनपाल एक प्रमुख विद्वान था, जिसने तिलक मंजरी और
पाई लच्छी माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये धनपाल की रचनाएं थी। बाकी इसके दरबार में अन्य तमाम विद्वान संरक्षण प्राप्त करते थे। धनिक, धनंजय, हलायुध भट्ट जैसे विद्वान भी इसके दरबार में रहा करते थे। मुंजराज ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा था और उसके ग्रंथ का नाम है मुंज प्रतिदेश व्यवस्था। इस नाम का इसने स्वयं ग्रंथ लिखा था और ये भूगोल का ग्रंथ था, लेकिन अब उपलब्ध नहीं है। तो ये स्वयं विद्वान और विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक हुआ, पहला महत्वपूर्ण राजा था। फिर आप देखेंगे कि परमार वंश में मुंजराज के बाद इसका छोटा भाई सिंधुराज शासक हुआ। सिंधुराज मुंजराज की भांति ये भी एक शक्तिशाली शासक हुआ। हूणों का दमन किया इसने, अनेक राजाओं को पराजित किया। मुंजराज के समय के पद्मगुप्त सहित अनेक विद्वान इसके दरबार में भी संरक्षण प्राप्त करते थे। इसने नवशासांक की उपाधि धारण की। तो नवशासांक चरित का नायक भी सिंधुराज है। तो ये भी एक शक्तिशाली राजा इस वंश में हुआ था। अब सिंधुराज के बाद अगर देखें तो भोजराज शासक हुआ। परमार वंश में अगर देखा जाए तो ये सबसे महान राजा हुआ, राजा भोज। भोजराज ही राजा भोज है। तो ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने धारा नामक नगर बसाया, धारा नगरी को बसाया और यहाँ अनेक महल, अनेक मंदिर, महाविद्यालय, ये सब निर्माण कराया। आप देखेंगे कि शारदा सदन या सरस्वती देवी का मंदिर, बहुत विशिष्ट मंदिर इसने बनवाया था यहाँ पर। तो बहुत सुंदर नगरी का निर्माण कराया और महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाई। अभी तक परमारों की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, लेकिन राजा भोज ने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाई। जो धारा नगरी थी पूर्व मध्य काल में, वो वर्तमान में जिला धार, मध्य प्रदेश का जो धार है वही धारा नगरी हुआ करती थी। ठीक है। राजा भोज एक शक्तिशाली राजा था। अपने समकालीन अनेक राजाओं को पराजित किया। इसने गांगेयदेव को, कलचुर वंश के राजा गांगेयदेव को पराजित किया था, अन्य राजाओं को पराजित किया। इसके शासन के अंतिम वर्षों में चालुक्य शासक भीम प्रथम और कलचुर वंश के शासक लक्ष्मी कर्ण, ये दो राजाओं ने मिल करके इसके राज्य पर आक्रमण किया था। तभी राजा भोज इन दोनों से पराजित हुआ था और इसी के बाद फिर कुछ दिनों बाद राजा भोज की मृत्यु हो गई। अब राजा भोज के संदर्भ में अगर देखें तो ये स्वयं विद्वान और विद्वानों का महान संरक्षक, विद्वानों को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला शासक राजा भोज था। और राजा भोज की उपाधि थी कविराज की, इसे कविराज कहा जाता था। अब देखेंगे कि इसके दरबार में दामोदर मिश्र नामक विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने हनुमान नाटक नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी तरह आप देखेंगे कि धनपाल इसके समय तक जीवित था। मुंजराज के समय भी रहा, सिंधुराज के समय में भी रहा, भोजराज के दरबार में भी धनपाल था। और इसी भोज के कहने पे ही धनपाल ने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अन्य तमाम विद्वानों को यह संरक्षण प्रदान किया। राजा भोज स्वयं विद्वान था। इसने स्वयं अनेक ग्रंथ लिखे। आप देखेंगे कि इसने व्याकरण विषय पर सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ लिखा। तो सरस्वती कंठाभरण किस विषय का ग्रंथ है? व्याकरण का ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की? भोजराज ने। फिर इसने अलंकार पर एक ग्रंथ लिखा, श्रृंगार प्रकाश। तो श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की भी रचना भोज ने की। फिर आप देखेंगे कि इसने नाटक लिखा,
श्रृंगार मंजरी। तो श्रृंगार मंजरी नामक नाटक लिखा। फिर काव्य ग्रंथों की रचना की। कूर्म शतक, चंपू रामायण, ये क्या है? ये काव्य ग्रंथ हैं। शिल्प शास्त्र पर भी इसने ग्रंथ लिखा। सम्रांगण सूत्रधार। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसने चिकित्सा पर ग्रंथ लिखा। आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व। और ज्योतिष पर भी लिखा। भुजबल निबंध। तो इस तरह से आप देखें कि राजा भोज महान विद्वान राजा हुआ और उसने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, तभी इसे कविराज कहा गया। और विद्वानों को आर्थिक दृष्टि से यानी बहुत ज़्यादा धन से सम्मानित करता था। अब राजा भोज की मृत्यु के बाद अगर आप देखें तो इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित हुई। राजा भोज की मृत्यु के बाद जो एक कहावत प्रचलित हुई, संस्कृत में प्रचलित हुई, वो थी अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। पंडिताः खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। तो देखिए, राजा भोज की मृत्यु के बाद इसके बारे में एक कहावत प्रचलित हुई। अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिताः खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। मतलब ये क्या है कि आज धारा नगरी आधारहीन हो गई, सरस्वती आश्रयहीन हो गई, विद्वान लोग इधर उधर टूटकर भटकने लगे। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? भोजराजे दिवंगते, राजा भोज की मृत्यु के बाद। अब इस कहावत से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ये आएगा कि इनमें से किस राजा के बारे में उसकी मृत्यु के बाद ये कहा गया कि सरस्वती आश्रयहीन हो गई और विद्वान लोग इधर उधर भटकने लगे? बस इतना प्रश्न आएगा तो उत्तर क्या देंगे? राजा भोज। तो राजा भोज के बारे में इस तरह की कहावत प्रचलित हो गई थी। अब राजा भोज की मृत्यु के बाद अगर आप देखें तो फिर परमार वंश में कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ और कमजोर राजा हुए, जिसके कारण परमार राज्य आंतरिक संघर्ष, बाह्य आक्रमणों का शिकार होने लगा। और फिर आप देखेंगे कि इस वंश का अंतिम शासक यशोवर्मा था। तो इस वंश का अंतिम शासक यशोवर्मा था। गुजरात का चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज, इसने मालवा पर आक्रमण किया और जय सिंह सिद्धराज ने मालवा पर आक्रमण करके यशोवर्मा को पराजित किया और यशोवर्मा को पराजित करके बंदी बना लिया। अंत में इसे अपना अधीनस्थ राजा यानी सामंत राजा बना लिया। और फिर इसके साथ ही यशोवर्मा की मृत्यु के साथ ही परमार राज्य का भी अंत हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साम्राज्य के संघर्ष के लिए जो 6 राजवंशों का उदय होता है, उसमें हम आज पहले राजवंश के बारे में चर्चा किए। बाकी शेष राजवंशों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हम आपको पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल के संदर्भ में बताए और पूर्व मध्यकाल में सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया। और फिर त्रिपक्षीय संघर्ष में चूंकि गुर्जर प्रतिहार सफल हुए तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा उत्तर भारत में। उनके पतन के बाद जो राजवंश उत्तर भारत में आए उनकी चर्चा शुरू किए। उनमें हमने परमार वंश को बताया और कल हम आपको जो है कल हम परमार वंश के बाद जो अन्य वंश है उनकी चर्चा करेंगे।
आज के लिए बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।